हासिल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा। वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के 4 टुकड़े होते हैं, रा, ज, नी, ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला और त से तिगड़मबाजी करने वाला। और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं। बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले, मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने। एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है। अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। ये लो बलराम, सन्यासी राजा का स्पेशल माल, चढ़ाओ गटागट। सन्यासी लॉटरी लगी है तुझे, अच्छा हुआ। और तूने शराब की दुकान खोली ना, ये और भी अच्छा हुआ। मगर सन्यासी, दुकान का नाम तुमने सन्यासी राजा वाइन शॉप रखा है ना, ये बहुत बंडल है। अरे सन्यासी राजा। अरे कन्हैया, आओ, तुम भी मारोगे ब्रांडी? मैं सिर्फ डंडा मारता हूँ। सर्किल इंस्पेक्टर ने बुलाया, चलो पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मेरी बहन जी ने बुलाया है तो बराबर है। मैंने शराब की नई दुकान खोली है तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाती होगी। चलो। बल्लाम भैया जा रहे हैं। कन्हैया, मेरी बहू को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने कहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं। चलो चलो, जरा ध्यान रखना दुकान का बलराम। कन्हैया, हाँ, कहाँ है हमारी बहन? अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। मैडम। सॉरी बहन जी, अपनी शराब की दुकान के उद्घाटन के समय आपको बुलाना ही भूल गया। हैरत हो रही है ना बहन कि ये सन्यासी राजा अचानक साहूकार कैसे बन गया? कुछ नहीं, तकदीर आजमाने के लिए लॉटरी खरीदी थी, लग गई, 1 लाख का इनाम मिला, बस। बड़ी खुशी हुई। तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। ये पुलिस वाले मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? आए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आओ, बैठ जाओ। आप तो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं कि मैं खुशी के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। ये मुझे बांध क्यों रही है बहन जी? तुम लोग बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है बहन जी? उनकी मौत कैसे हुई? लॉरी के नीचे आकर। बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटाकर इतना खुश नहीं होता है। सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो, उनकी मौत कैसी हुई? लॉरी के नीचे आकर। सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही है?
इनकी मौत कैसे हुई? नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा ज़मीर मुझे बार बार डसने लगा। इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूँ। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात तो भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही न दे दे। उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरे कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है। वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चारदीवारी में कैद कर दूंगी। कांस्टेबल! ठहरो, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी, इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है। एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोरों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी। उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट! गेट आउट! तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है। और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनहगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है। शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी है। अगर तुम मेरे जीजा जी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान के लाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिलाओ। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं। अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी। सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी। मैनेजर। यस सर। नए मजदूरों से कहो कि कल से काम पर आ जाएं।
सर, नए लोगों को काम पे रखने से हड़ताल वाले मजदूर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो मरेंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, क्या बात है? मेरा एक क्लासमेट है, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना अंकल। अरे बेटी, तुमको और मैं ना मानूं। जब तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैंने चौरंगी लाल जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली। तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं किसी को छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता? जरूर दूंगा, मुझे उसका नाम और क्वालिफिकेशन दे देना। मैनेजर? यस सर। लेकिन अंकल, उसे टेम्परेरी नहीं, परमानेंट नौकरी चाहिए। अरे बेटा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। मैनेजर, Yes, sir. तुम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देना, मैं फौरन साइन कर दूंगा। Okay, आप sir. खुश? बहुत खुश, थैंक यू अंकल। रवि, रवि। रवि, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से नौकरी दिलवाई और तुम सिर्फ थैंक यू से ही काम चला रहे हो। तो और क्या चाहिए? लव इन द रेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, मेरा लड़का मर गया और क्रियाक्रम करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ हेल्प हो जाएगी तो 50 रुपए मिल जाते तो। 50 रुपए? 20 से काम चल जाएगा। एटलीस्ट 5 रुपीज। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू सर 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 सर। अरे भाई दे तो दिया। कंगाल। क्या आदमी है ये? दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। कहाँ चली, कहाँ जा रही है तू? जहाँ से मुझे बुलावा आ रहा है, कहाँ से बुलावा आ रहा है? मुरली की मधुर तान मेरे कान में तूफान मचा रही है। वो शैतान, कालिया मर्दान, नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी, नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी। हम्म। तुम जैसे बेसुरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि किसी संगीतकार के चरणों में बैठकर मुक्ति पाली जाए। मुक्ति? तुझे मेरी शक्ति नहीं मालूम। ज्यादा बकवास की तो मैं उसकी अर्थी निकाल दूंगा। चुपचाप चादर की तरह पलंग पर फैल जा। मुझे बाकारा के पास जाने दो ना। बाकारा नहीं, बकरा नहीं, कुछ नहीं। बस मैं गुड मॉर्निंग सर। मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजबूरी है। तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए चले। आई एम सॉरी। 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए। दो। दादाजी, मम्मी मम्मी मम्मी, आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी। मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान, जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ इश्क कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ? तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी, इस उम्र में झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ज्योति, बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? बदतमीज, नालायक, आप बच्चेबाजी। आज मैं सिखा लेती हूँ।
मम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे स्कूल के पास दादाजी लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पे पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति, मम्मी, चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। क्यों जी, तुम भीख मांगते हो? आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूँ इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है? लाओ, स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है? वही पुरानी बात। उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया हूं। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें ही खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश से लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ, बोलो। मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए। जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ? तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। हाँ? मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी हथेलियों की लंबाई पहले ही नाप चुका।